नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सरोलिया। हम लगातार जनता के बीच में जाकर के प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या है जनता का मिजाज और 2023 में किसके सर सजेगा तिजारा का ताज। संभावित देख रहे हैं आप, संभावित में आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान में कद्दावर विधानसभा में लगातार अपनी पहचान बनाए हुए, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान जी से बात करेंगे कि आखिर जनता का मिजाज लगातार इनके पास भी आता रहा है, क्या चुनावी रणनीति रहेगी, किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेंगे, क्या लगेगा धक्का या टिकट होगा पक्का, बात करने का प्रयास करेंगे। इमरान जी, एवन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, किस एजेंडे के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? शुक्रिया सुरेंद्र जी। और आप एजेंडे की और मुद्दे की बात करें, तिजारा विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है। तिजारा विधानसभा को नेता तो मिले, लेकिन जो सही रूप में जनता के दर्द को समझ सकें, जनता की सेवा कर सकें, कहाँ पे परेशानियां हैं, कहाँ पे लकूने हैं, कहाँ पे दिक्कतें हैं, उनको समझ के मॉनिटर कर सके। आज तक तिजारा की जनता को उस तरीके के नेता नहीं मिल पाए। आज से पहले 5 साल पहले मैं भी वोटर था और आज मैं एक कैंडिडेट के रूप में आपके बीच में हूँ, लेकिन एक वोटर के रूप में जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो तिजारा में बहुत एक नए बदलाव की ज़रूरत है। ऐसे एक सेवक की ज़रूरत है जो यहाँ पे चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे चिकित्सा का मुद्दा हो, चाहे उद्योग नगरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, चाहे CSR का फंड हो, जो और चाहे पुलिस प्रशासन हो, SDM कार्यालय हो, जो अव्यवस्थित चीज़ें हैं, इनको व्यवस्थित कैसे किया जाए, उन चीज़ों पे मंथन करके और तरीके से चीज़ों को चलाने के लिए रणनीति और जो एक मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती है, वो आज तक तिजारा की जनता को, तिजारा क्षेत्र को, बहुत बड़ा क्षेत्र है, नहीं मिल पाया। इन सभी मुद्दों को लेके मैं भी ढाणी ढाणी घर घर हर समाज में गरीब अमीर के बीच में जाके लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, लोगों के बीच में 5 साल निरंतर काम कर रहा हूँ और लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। और यही सब मेरे मुद्दे हैं जो मैंने बताया आपको, और इन्हीं मुद्दों पर मैं काम करूँगा। देखिए इमरान जी, आप युवा हैं और युवाओं की नब्ज को टटोलना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अगर आप युवाओं के दर्द को समझने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी कामयाबी आसपास होती है। हमारे क्षेत्र में बड़े स्तर पर उद्योग हैं, बहुत बड़े स्तर पर बात करें कि अक्सर मैं विशेषकर देखूं तो जो रूरल एरिया है, हमारे भिवाड़ी से थोड़ा सा अगर हटकर हम तिजारा के क्षेत्र में आगे निकलते हैं तो लोगों में जो बेरोजगारी का स्तर है वो लगभग इस तरह का है कि वो उद्योगों में काम करने की उम्मीद रखते हैं कि उनके घर के पास उन्हें रोजगार मिले। इस पर बहुत लोगों ने पहले प्रयास किए, धरने प्रदर्शन हुए, कहीं ना कहीं इस तरह के आश्वासन भी दिए गए। आपके हिसाब से, आप युवा हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो आपको क्या लगता है, आप दोनों के बीच की एक धुरी हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर कमियां रह कहाँ गई? देखो, जो सबसे बड़ी कमी है कि जो हमने नेता चुने वो इस तरीके के चुने कि ना तो वो इंडस्ट्रीज़ को समझते हैं, ना वो रोज़गार को समझते हैं। या हमने इतने बड़े लोगों को चुना आज से पहले, पिछले 20 साल की मैं बात करूं तो उनको जो जनता के बिल्कुल जो अहम ज़रूरतें और मुद्दे हैं उनका मालूम ही नहीं। मेरा मानना ऐसा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं लेकिन वो किसी पाबंद नहीं है किसी को नौकरी देने में, किसी को वो रोज़गार देने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। और उन्होंने भी इतना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट इतना किया है, इतनी फैक्ट्रियाँ लगाई है, जाहिर सी बात है उनका कंफर्ट और उनकी जो सहूलियत है उनको देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी समझता हूँ, मैं खुद बिजनेसमैन भी हूँ, एक गरीब परिवार से आके उठ के आया हूँ, मैं लोगों की समस्याओं को भी समझता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रियलिस्ट से बैठ के आराम से तसल्ली से उनसे बात की जाए। अगर 10 से 15 से 20% भी इन्होंने अगर हमारे लोकल लोगों को रोज़गार दिया जाता और लोकल लोगों के बीच में और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में अगर नेता की एक अच्छी कड़ी के रूप में उनके बीच में नेता काम करता कि ना तो उद्योग वालों को दिक्कत हो, ना नौकरी वालों को दिक्कत हो। ज़्यादातर नौकरी वाले भी उद्योगों
उद्योगों में रह के राजनीति करते हैं, क्योंकि नेता का उनको संरक्षण होता है। अगर नेता किसी की नौकरी लगवा रहा है तो उसका मतलब सिर्फ नौकरी से होना चाहिए, ना कि राजनीति से। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं पहला ऐसा विधायक रहूँगा या पहला ऐसा नेता रहूँगा जो पहली बार उद्योग नगरी में औद्योगिक लोगों के बीच में विधायक का कार्यालय खोलूँगा। उनकी समस्याओं हफ्ते में 2 दिन बैठ के उनकी परेशानियों को सुनूंगा और जनता की जो दिक्कत है उनके सामने रखूंगा, उसका कैसे निवारण किया जाए इस पे दिन रात में काम करूंगा। देखिए इमरान जी, बात करें, चर्चाएं होती हैं, लेकिन बड़ा सवाल इसी बीच में ये होता है कि हमारा जो संभावित एक विशेष कार्यक्रम है चुनावों से संबंधित, इसमें हमने सबसे पहले जनता के बीच में ये लेकर जाने का प्रयास किया है कि जिस कैंडिडेट को आप चुनने जा रहे हैं, संभावित, एक आप भी हो सकते हैं, संभावित कैंडिडेट भी हो सकते हैं, संभावित विधायक भी हो सकते हैं, आखिर जिस संभावित को आप चुनने जा रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है, वो कहाँ से आता है, किस प्रवृत्ति से आता है, बैकग्राउंड क्या रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप 5 साल के लिए एक तिजारा विधानसभा के भविष्य को चुनने जा रहे हैं। जब आप भविष्य चुनने की बात करते हैं, अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने जाते हैं, तो सबसे पहले स्कूल का बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसमें शिक्षक कैसे हैं, उस स्कूल में किस प्रवृत्ति के लोग हैं, किस प्रवृत्ति के बच्चे हैं। ये पूरा एक तरीके से ये कहिए कि आपकी दशा और दिशा को इफेक्ट करता है। इसी चीज़ को लेकर आज आपको ये भी जानना जरूरी है कि इमरान खान कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है। और आखिर इमरान जी, इन सब बातों को लेकर शायद मुझे नहीं लगता कि लोगों को बताने की ज़रूरत है, लेकिन एक समय आता है जहां राजनीति में बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताना ज़रूरी है। जो जनता आपको चुनने जा रही है उसको आपके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो आप इस व्यापार या और भी जो राजनीतिक बयानबाजी, उससे ऊपर उठकर अपने प्रोफाइल को भी हमारे दर्शकों या जनता के बीच तक बताने का प्रयास करें। देखो भाई, मैं तो एक बहुत साधारण से गरीब परिवार से उठ के मेहनत करके, मेरे पिताजी ने मजदूरी करके हमको पाला। एक बिजनेस में हमारा उन्होंने एक लाइन हमें दी, मेहनत करके उस लाइन को हमने आगे बढ़ाया। हमने अपने पिताजी का संघर्ष देखा, फिर हमने पूरा संघर्ष किया। 18 साल की उम्र से मैं धंधा कर रहा हूँ और मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है। और अगर कोई भी आदमी मेहनत करता है लगन से और पूरी ईमानदारी से कुछ भी काम करता है तो उसको तरक्की मिलती है, उसको कामयाबी मिलती है। धंधे के एतबार से बात करूँ तो मैं, मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब लोगों के बीच में हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। हमें अपने लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में आना हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है, लोगों की सेवा की जाए, लोगों की परेशानियों का निवारण किया जाए, लोगों की तकलीफ़ों को अच्छे से समझ के उसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन क्या है वो निकाला जाए। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 10,000 आदमियों को आज तक अपनी कंपनी में चलाता हुआ आया हूँ। पूरे देश में लगभग मैं धंधा करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से संभालने में, अच्छे से मैनेज करने में कामयाब रहूँगा। मुझे मालूम है किस तरीके से तिजारा में काम करना है, क्या ज़रूरत है। तिजारा में अस्पताल भी हैं, तिजारा में स्कूल भी है, तिजारा में कॉलेज भी है, तिजारा में ये रोज़गार के उद्योग, रोज़गार के लिए उद्योग भी है और यहाँ काम करने के लिए CSR का फंड भी है। बस इनको सिर्फ मैनेज करना है। यहाँ नेताओं का जो काम रहा है पीछे, या तो किसी को परवाह नहीं थी, या परवाह थी तो पहले उन्होंने अपने घर भरे, पहले अपना आप को मजबूत किया, जनता के बारे में नहीं सोचा। हर क्षेत्र की मैं बात करूँ, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बदहाली है बहुत ज़्यादा। अस्पताल है, उनको ढंग से सुचारू रूप से चलाया नहीं जाता। वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है उनकी अच्छी तरीके से मरम्मत नहीं होती, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होती है। जो डॉक्टर्स की जो प्रेजेंस है वो अच्छे से नहीं होती है। स्कूलों की बात करूँ, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स टाइम पे आते नहीं हैं। कॉलेजेस की बात करूँ तो लड़कियों के लिए साधन नहीं है आने जाने के लिए, कॉलेजेस पूरे नहीं है बच्चियों को पढ़ने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को, अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो तिजारा में शिक्षा का स्तर इतना नीचे है कि यहाँ मॉनिटरिंग करने की या मैनेज करने की कोई तंत्र है ही नहीं कहीं पे भी, सब अस्त व्यस्त है। पुलिस प्रशासन की बात करूँ तो भ्रष्टाचार चरम सीमा है। पिछले 5 सालों में इतना भ्रष्टाचार तिजारा में बढ़ा है, बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता है। तो मैं अगर जनता के लिए काम करूँगा
तो पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग करके आज भी बैठा हूँ, मैं समझा सकता हूँ। 5-5, 8-8 लोगों की मैं कमेटियाँ बनाऊंगा हर डिपार्टमेंट के ऊपर। उन कमेटियों से मॉनिटरिंग कराऊंगा हफ्ते में 2 बार। डॉक्टर्स की समस्या, चिकित्सकों की समस्या, टीचर्स की समस्या, उद्योग वालों की समस्या, स्कूलों की समस्या, उनकी भी सुनेंगे। फिर जो इन लाभान्वित हो रहे हैं लोग, जो इनका लाभ उठा रहे हैं, जो इनसे अपने आप को काम कराने के लिए आते हैं, उनकी समस्या को सुन के इनके बीच में एक कड़ी बनेंगे हम लोग। और वो कमेटी काम करेगी दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए। कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। जब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो मैं ऑफिसर्स भी ईमानदार चुन के लाऊंगा। तो मेरी एक नीति है, पूरा मेरा एक चार्ट है जो मैंने बनाया है। प्लानिंग के तहत, योजना के तहत तिजारा के लिए मैं काम करूंगा। देखिए, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपका अपना एक रोड मैप होना चाहिए, आपका एक रूट चार्ट होना चाहिए, आपका एक एजेंडा होना चाहिए। वो इमरान जी ने बताया कि ये इसका पूरा जो रूट मैप है, ये चार्ट है, वो ये है। लेकिन इमरान जी, देखिए, चौक चौराहों पर चर्चा का विषय होता है, चर्चाएं होती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती है, लेकिन चाय की थड़ी और चौक चौराहों पर जो चर्चाएं होती है उनके सबूत तो कहीं नहीं मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई छुपी है। जहाँ तक हमने इस चीज़ को नज़दीक से देखा है तो हमें ये निकल कर सामने देखने को मिला कि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी कमी रह गई कि एक वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष का नेतृत्व आप करते हैं, आप सभी को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। तो एक, जैसा कि चर्चाएं हैं, आप एक विशेष वर्ग के नेता हैं, इससे ऊपर क्यों नहीं आप निकल पाए? या अगर ये सही है तो कहाँ तक सही है, और अगर गलत है तो फिर ये बातें क्यों जो मार्केट में गर्म है? देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, ये कड़वी सच्चाई है। हमारे देश की राजनीति जातीय समीकरण पे चलती है, तिजारा की राजनीति भी जातीय समीकरण पे ही है। धर्म की राजनीति यहाँ नहीं होती है। तिजारा में जो सामाजिक सौहार्द है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आगे भी चलेगा। यादव यादव को वोट देता है, मेव मेव को वोट देता है, गुजर गुजर को वोट देता है, एससी समाज हो गया, सैनी समाज हो गया, बढ़िया बिरादरी होगी, बाजार वाले लोग हो गए, जो औद्योगिक नगरी और सोसाइटियों के लोग हैं, इनमें सबके अपने निजी संबंध होते हैं। पार्टी के वोटर्स होते हैं। वो जिसको जैसे जैसे वोट देते हैं, जिसका पलड़ा भारी होता है वो जीत जाता है। अब मैं अपनी बात करूं, देखो, नो डाउट अगर आज 1 लाख यहाँ मेव समाज से वोटर आते हैं तो मेरी उम्मीदें भी सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों से है कि वो मुझे वोट देंगे। लेकिन मैं किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मैं भंडारों का आयोजन भी लगवाता हूँ, मैं कांवड़ शिविरों में भी जाता हूँ, मैं बाबा मोहन राम के जो श्रद्धालु आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, उनके रहने का, ठहरने का, खाने का इंतज़ाम भी मैं करता हूँ, ठीक है। और मैं इफ्तार पार्टियाँ भी मैं कराता हूँ। मैं किसी भी एक धर्म को कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं देता हूँ, लेकिन और हर समाज के लोग मेरे साथ, चाहे प्रजापत समाज हो, चाहे सिख समाज हो, और चाहे ऐसी समाज हो, हर समाज के लोग, गुजर समाज हो, हर समाज के लोग मेरे साथ हैं। लेकिन किसी भी चुनाव को जीतने के लिए हमारे देश में एक जातीय समीकरण का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेरे को 80,000 वोट, 90,000 वोट जीतने के लिए चाहिए, अगर मेरा समाज मुझे 60,000 वोट देता है तो ही मुझे दूसरे समाज 30,000, 25,000 वोट देंगे। तो पहली मेहनत मुझे अपने समाज में करनी चाहिए थी, वो मैंने करी। उसके साथ साथ में 3600 बिरादरी जो रह रही हैं उनके सबके मैंने काम करें, चाहे ब्याह शादियों की बात हो, चाहे स्कूलों में काम हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई काम हो, मैंने हर बिरादरी के लिए, हर समाज के लिए किया है। मैं आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ, मैं आपको बता भी सकता हूँ। हाँ, अगर मैं यादव समाज में जाके पूरी मेहनत करूँगा दिन रात, तब मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, अगर यादव समाज की 40,000 वोट है और मैं 3 साल मेहनत करूंगा तो उनकी 10,000 वोट ले पाऊंगा। अगर मेव समाज की 1 लाख वोट है तो उनकी, अगर मैं 3 साल मेहनत करूंगा तो उनकी 70,000, 60,000 वोट लेने में मैं कामयाब हो। बिल्कुल, जैसा कि जिस तरीके से इमरान जी ने कहा कि वो बिल्कुल एक वर्ग की जो बात आती है बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। वहां पर बड़ी बात और बड़ी तसल्ली ये है कि वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जिसका घर मजबूत उसका सब कुछ मजबूत। क्योंकि आपका घर अगर मजबूत होगा तो बाहर भी मजबूत होगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी और भी बन जाती है, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सिपाही हूं, तो मेरी जिम्मेदारी यह भी बन जाती है कि यहाँ मेरा जन्म हुआ है, जिस जन्मभूमि पे मेरा जन्म हुआ है और जहाँ की मैं खाता हूँ, वहां की जिम्मेदारी ये बहुत बड़ी बन जाती है कि भाईचारे और
एकता सौहार्द को बनाकर रखें। तो इमरान जी, मैं ये कमिटमेंट आपसे भी चाहूंगा कि किस तरह से भाईचारे और एकता सौहार्द को बनाकर रखेंगे, क्योंकि तिजारा विधानसभा हमारी गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है और कहीं ना कहीं आप युवा हैं, आपके कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है और हमारे कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जा रहे हैं। देखो सुरेंद्र जी, मैं आपका बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल का समर्थन भी करता हूं और मैं इस आपकी बात के साथ भी हूं। राजनीति से हटके हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हमें सभी लोगों को एक साथ लेके चलना चाहिए। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हर पल हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी बात करूं जहां तक, तो मैं सभी धार्मिक लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। मैं खुद धार्मिक आदमी हूं, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, चाहे कोई सनातन धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो या किसी और धर्म से हो, अगर वो अपने धर्म की पालना और अनुसरण ढंग से कर रहा है तो वो कभी भी सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं देगा, कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं करेगा, दूसरे धर्म को कभी भी वो गलत और खराब साबित करने की कोशिश नहीं करेगा। तो धार्मिक होना बिल्कुल स्वाभाविक है, अच्छी बात है। धार्मिक आदमी की मैं इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, चाहे किसी भी धर्म से हो, क्योंकि मैं खुद धार्मिक आदमी हूं। लेकिन मैं न कट्टर आदमी का ना मैं समर्थन करता हूं, न साथ देता हूं, चाहे किसी भी धर्म से हो। कट्टरता बहुत बुरी चीज है। कट्टरता हमेशा व्यवस्था फैलाती है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करती है, लोगों के बीच में दूरियां पैदा करती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं पूरी तिजारा की जनता को आश्वस्त करता हूं कि सभी, चाहे राजनीति से अलग हटके मेरे को कोई वोट दे या ना दे, मैं बन जाऊं तब भी, ना बनूं तब भी, मैं सभी भाइयों का, सभी धर्मों का एक तरीके से इज्जत और सम्मान करूंगा और हमें सभी कैंडिडेट्स को करना भी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तिजारा का सामाजिक सौहार्द राजनीति को लेके कभी नहीं बिगड़ेगा। एक दो तीन लोग हैं जो थोड़ी अपनी काबिलियत को छुपाते हुए कट्टरता का चोला ओढ़ के उलूल जुलूल बयानबाजी देते हैं, ना मैंने कभी दिया, ना मैं कभी दूंगा। अगर मुझे कट्टरता की राजनीति करनी पड़े, हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी पड़े, मेरी वजह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की नौबत आ जाए, तो मुझे ऐसी राजनीति से त्याग करना मेरे को पसंद है। लेकिन मैं किसी भी तरीके से किसी भी आदमी या धर्म विशेष के खिलाफ जाके राजनीति करने का इच्छुक नहीं हूं, ना मेरी कोई इच्छा है, ना मैं इसका समर्थन करता हूं। बिल्कुल, बहुत बेबाकी से इमरान जी ने जवाब दिया। धर्म के नाम पर राजनीति की दुकान चलाने वाले तमाम वो नेता कान खोल करके सुन ले, अगर वो अपना भला चाहे, अपने भविष्य का भला चाहे, तो सबसे पहले सर्वोपरि हमारा एकता, भाईचारा और हमारी समन्वयता बनी रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार फिर से अगले किसी संभावित के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। लेकिन भाईचारे की जो एक मिसाल है उसको मिसाल ही बनी रहने दें और उसको नजीर बनाकर जरूर खड़ा करें, क्योंकि भाईचारा या यूं कहूं धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बने रहिए A1 इंडिया के साथ।